हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। क्या क्लास 12th का चैप्टर 3, उसका नाम है, चैप्टर का नाम है मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इसके पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर में पढ़ना क्या है, मानव में जनन। मानव में जनन कैसे होता है ये देखना है। तो फिर बात करते हैं, मानव एक कैसा प्राणी है? लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। लैंगिक रूप से जनन करता है भाई, लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, लैंगिक जनन करता है, ठीक है। तो बोले थे लैंगिक जनन क्या होता है, ये भी बता चुके हैं कि 2 विपरीत लिंग वाले जब आपस में जन्म की क्रिया करते हैं तो लैंगिक जनन कहलाता है, जिसके दौरान एक शिशु का जन्म होता है या एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। यही तो होता है लैंगिक जनन, ठीक है। तो इसमें 2 विपरीत लिंग वाले पेरेंट्स की ज़रूरत है। तो एक होगा मेल का और दूसरा फीमेल का। तो जो मेल अपना गैमेट बनाएगा उसको बोलते हैं शुक्राणु। मानव में जो मेल गैमेट बनाता है उसको बोलते हैं शुक्राणु, और स्त्री में यानी कि फीमेल में जो गैमेट बनेगा उसको बोल देते हैं अंडाणु यानी कि ओव्यूल या ओभा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो ये उसके बाद क्या होगा, युग्मक निर्माण तो हो गया है। और ये युग्मक निर्माण की अवस्था ये घटनाएं कब होगी? कोई बच्चा में थोड़ी हो जाएगा, 10 साल के बच्चा में नहीं होगा ये युग्मक का निर्माण। ये अपना आरंभ के बाद वाले की घटना है, ठीक है। जब कोई जवान हो जाता है तब, यानी कि 13 साल के बाद, यानी कि 13 साल के बाद जब जवान होने लगता है तब इसमें युग्मक जनन होता है, ठीक है। लड़का में युग्मक का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, युग्मक मिलेगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा, दोनों युग्मक मिलेगा तो निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मक बनेगा, जायगोट का निर्माण होगा। जायगोट के बाद क्या होगा, वो जायगोट क्या करेगा, विकसित करेगा, इम्प्लांटेशन होगा, फिर प्रसव होगा, बच्चे का जन्म होगा, एक कंप्लीट बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, एक बच्चे का जन्म होगा। इसी प्रकार देखते हैं कैसे कैसे इसमें पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र पूरा डिटेल से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, इस जो चैप्टर में है टॉपिक कितना है, इसमें 6-7 टॉपिक है। कितना? 7 टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक रहेगा पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में जितना सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबको देखना है। ये हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर रहेगा स्त्री जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको में भी देखेंगे। तीसरा रहेगा युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, जो भी युग्मक का निर्माण होगा कैसे होगा इसमें मानव में, वो देखेंगे। फिर आ जाएगा आर्तव चक्र, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद आ जाएगा निषेचन एवं अंतरोपण, इंग्लिश में बोल दे तो फर्टिलाइजेशन एवं इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फिर आ जाएगा सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। फिर हो जाएगा 7वां टॉपिक प्रसव एवं दुग्ध स्रवण, लैक्टेशन एवं पार्चुरेशन, ठीक है। ये हमारा 7 टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के, और एक एक टॉपिक को करके एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है, कैसे इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, क्या क्या घटनाएं होती है, सबको देखेंगे। पहला देखते हैं पुरुष जनन तंत्र। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उसको रहेगा किस पर? पहले टॉपिक पर, पुरुष जनन तंत्र पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो फिर आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुरुष जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह मानव शरीर के पेल्विस रीजन में मौजूद होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ मौजूद होगा? मानव के पुरुष में पेल्विस वाले रीजन में, यानी कि श्रोणी वाले क्षेत्र में, ठीक है, उपस्थित होता है। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? मानव पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? सो देखो, एक जोड़ा वृषण, क्या? एक जोड़ा वृषण यानी कि 2 टेस्टिस होंगे, टेस्टिस, और ये कहाँ होगा? तो वृषण कोश में होगा, ठीक है। तो एक जोड़ा टेस्टिस यानी कि 2 टेस्टिस यानी 2 वृषण कहाँ होगा? वृषण कोश में होगा। सहायक नलिका भी होगी इसमें, ठीक है, इसके अंदर, और इसके साथ एक जोड़ी ग्रंथियाँ भी पाई जाती है, और एक बाह्य जनन इंद्रिय है। क्या? बाह्य जनन इंद्रिय, जिसको पेनिस भी बोलते हैं, ठीक है। सीसन हिंदी में क्या हो जाएगा? सीसन।
तो ये जो होता है ये सब शामिल होता है किसमें, मानव पुरुष जन्म तंत्र में। तो सबको एक एक करके देखेंगे। तो पहला है वृषण कोष। क्या है? वृषण कोष। वृषण कोष क्या होता है? वृषण कोष नाम से पता चल रहा है, वृषण का कोष यानी कि वृषण का घर, वृषण का आशय, जो भी बोल सकते हो, तो उसमें वृषण मौजूद होगा। तो ये एक थैलीनुमा आकृति जो है, इसमें देखो कितना टेस्टिस है, 2 टेस्टिस। तो 2 टेस्टिस मौजूद होता है किसमें? एक वृषण कोष में। ठीक है, मानव में तो एक ही वृषण कोष होता है, टेस्टिस भले ही एक जोड़ा यानी कि 2 होता है। तो ये हो गया वृषण। ये थैलीनुमा आकृति जो दिख रही है ये कहाँ मौजूद होती है? मानव के, पुरुष के 2 टांगों के बीच यानी कि 2 जांघों के बीच मौजूद होती है। ये जो वृषण कोष है इसमें 3 सतह इसमें 3 सतह देखने को मिलती है। पहला कौन हो जाएगा? जो बाहर का सतह होगा वो हो जाएगा स्किन, हो जाएगा स्किन यानी कि त्वचा। दूसरा हो जाएगा डार्टोज। क्या? डार्टोज। तीसरा हो जाएगा क्रीनेस्टर। पहला क्या बोले? स्किन, दूसरा डार्टोज, तीसरा क्रीनेस्टर। तो ये 3 सतह होती है इसमें। ठीक है, वृषण कोष का 3 सतह यानी कि 3 सतह से घिरा होता है, ऐसे हो सकता है। ये तीनों याद कर लेना है। और इसके अंदर कितने जोड़े टेस्टिस होते हैं? 1 जोड़े टेस्टिस यानी कि वृषण, यानी कि 2 वृषण भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये वृषण जो जुड़ा होता है किसके सहारे जुड़ा होता है? तो ये नीचे की ओर गुबर्नाकुलम से जुड़ा होता है और ऊपर की ओर बहुत सारी नली होती है जिसको शुक्रवाहक कहते हैं, यानी कि भास डिफरेंस से जुड़ा होता है। मानव का वृषण यानी कि मानव का वृषण 1 जोड़ा होता है, एक जोड़ा टेस्टिस होता है जो कि वृषण कोष में मौजूद होता है। वृषण कोष के कितने लेयर? 3 लेयर, स्किन, डार्टोज, क्रीनेस्टर। ठीक है, और ये जुड़ा किससे होगा? टेस्टिस इसके अंदर होगा तो जुड़ा किससे होगा? नीचे की ओर जुड़ा होगा तो गुबर्नाकुलम से, और ऊपर की जुड़ा होगा तो भास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक से। ठीक है, फिर बात करते हैं ये जो वृषण कोष है चाहे वृषण है, ये शरीर के बाहर क्यों होता है? आप लोग देखते होंगे मानव में जितना भी ग्रंथि मौजूद है, जितना भी तंत्र मौजूद है, जितना भी सिस्टम है, जितना भी ऑर्गन है, सभी शरीर के अंदर है। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, सब तो शरीर के अंदर है। तो ये फिर शरीर के बाहर क्यों है? इसके भी तो कुछ होगी, इम्पोर्टेंस होगी, कुछ तो महत्वपूर्ण जानकारी होगी इसके बारे में। तो ये बोला गया है यहाँ पर शरीर के बाहर एक थैलीनुमा आकृति वृषण कोष कहते हैं। तो बता दें इंग्लिश में स्क्रोटम। क्या? वृषण कोष को इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, यह शरीर के बाहर क्यों होता है? ये जो है वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो बता दें वृषण कोष में वृषण होगा और वृषण के अंदर ही शुक्राणु बनेगा। तो शुक्राणु बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री कम इसको टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ये शरीर से बाहर होता है। ठीक है, इसको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, तभी ये शुक्राणु बना पाएगा। बोल रहे थे वृषण कोष जो है ये शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होने वाला है। वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होने वाला है। ठीक है, तो शुक्राणु निर्माण के लिए इसको शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। क्या? इसमें वृषण कोष में वृषण है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा, शुक्राणु बनेगा, तो इसको शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री कम ताप चाहिए। ठीक है, तो कम ताप चाहिए तभी तो होगा। लेकिन ये शरीर के अंदर होता, मान लो ये शरीर के अंदर होता तो क्या शुक्राणु निर्माण हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए इसको शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। तो शरीर में तो बराबर मिलेगा, पूरा शरीर में 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन इस 37 डिग्री टेम्परेचर में तो शुक्राणु बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए, इसीलिए यह शरीर के बाहर होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर वृषण के बारे में। इसके अंदर जो वृषण है, एक जोड़ी वृषण है ना, एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस है, 2 टेस्टिस है। तो एक टेस्टिस को डिटेल से पढ़ के देखते हैं क्या होता है टेस्टिस। मान लो इस टेस्टिस को क्या कर दिए, जूम कर दिए, क्या क्या दिखाई पड़ेगा इसके अंदर, कौन कौन सी नली दिखाई पड़ेगी, कैसे कैसे इसमें स्पर्म निर्माण होगा, कहाँ पर निर्माण होगा, कैसे कैसे स्पर्म बाहर निकलेगा, पूरा जानकारी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो अगला टॉपिक है ब्रिसन। इसको इंग्लिश में बोल देंगे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। पहले तो यह बात करते हैं वयस्कों में मौजूद होगा, ठीक है। वयस्कों में यह संरचना कैसी होगी? अंडाकार होगी। और ये इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी? 2 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दिए हैं लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं जब ये अंडाकार रचना होगा तो देखो ये अंडाकार रचना बना दी है, ठीक है। अब इसमें देखने को क्या मिलता है? इसमें 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। कितना? 250। ये जो इसमें ब्लैक कलर का पारा हुआ है 250, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब जो ऐसे करके पारे हैं छोटा छोटा ब्लैक कलर से, पहले उसको देखना है, ठीक है। तो ये कहा जाता है, इसमें बोला जाता है कि ब्रिसन के अंदर 250 लोब पाए जाते हैं। कितने? 250 कक्ष पाए जाते हैं। वही लिखे 250 कक्ष पाए जाते हैं। एक नली का कक्ष पाया जाता है या लोब पाया जाता है, जिसे क्या बोल देंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसको हिंदी में बोल देते हैं ब्रिसन पालिका। क्या? ब्रिसन पालिका। अरे ब्रिसन पालिका मान लो ताखा तेरा होता है, 1 ताखा 2 ताखा होता है ना, वही 250 होता है। कितना होता है? एक ब्रिसन में 250 कंपार्टमेंट होते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा, हिंदी में ब्रिसन पालिका होगा। कितना होगा? तो 250 होगा, ठीक। फिर ये प्रत्येक ब्रिसन पालिका में, ये हो गया 1 ब्रिसन पालिका, 2 ब्रिसन पालिका, ऐसे ऐसे करके 250 होंगे। कितने होंगे? 250 होंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रत्येक मतलब हर एक में, किसमें? हर एक ब्रिसन पालिका में, हर एक ब्रिसन पालिका में 1 से 3 और नली मौजूद होते हैं। क्या? 1 से 3, 1 से लेकर 3 एक और नली मौजूद होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसको क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका हिंदी हो जाएगा शुक्र जनन नलिकाएं। क्या? शुक्र जनन नलिकाएं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, शुक्र जनक नलिकाएं। इसका मतलब इसमें शुक्राणु का निर्माण होने वाला है, शुक्राणु का निर्माण होने वाला है शुक्रजनक द्वारा, ठीक है। तो जब बताए थे ना अभी यहाँ पर कि ब्रिसन के अंदर शुक्राणु बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ब्रिसन के अंदर भी किस नली के अंदर होता है? तो बोलना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, हिंदी में शुक्रजनक नलिका में। ये कितने होते हैं? 1 से 3 होते हैं, बता चुके हैं। और क्या लिखे हैं यहाँ पर कि इसी में शुक्राणु पैदा किए जाते हैं, मतलब इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद ये सभी नली आगे जाकर और बहुत सारे नली में विभाजित होते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं बहुत सारे नली में। तो ये एक जालनुमा आकृति बनाती है। क्या? एक जालीनुमा आकृति बनाती है। उसको बोल देते हैं ब्रिसन जालिकाएं। क्या? ब्रिसन जालिकाएं। यहाँ पर था ब्रिसन पालिकाएं, यहाँ पर है ब्रिसन जालिकाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या? रेटेटेस्टिस, ठीक है। तो ये जो प्रत्येक सेमिनिफेरस था, ये ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, ये सेमिनिफेरस लोब्यूल था, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आगे जाकर और बहुत सारे नली में विभाजित होगा, उसको बोल देंगे रेटेटेस्टिस। यहाँ पर ये देखो फोटो भी बना हुआ है, जो ब्लू कलर का है ये रेटेटेस्टिस है, कोई दिक्कत नहीं। और ये रेटेटेस्टिस आगे और नली में खुलता है, एक और नली में आगे जुड़ा होता है, एक नली के सहारे। इसको बोल देते हैं भास इफरेंसिया। क्या? भास इफरेंसिया, हिंदी में शुक्र वाहिकाएं। क्या? शुक्र वाहिकाएं। यहाँ पर दूसरा कुछ था, ये भास डिफरेंस था, शुक्र वाहक था। यहाँ पर भास इफरेंसिया है, शुक्र वाहिकाएं हैं, ठीक है। और ये शुक्र वाहिका भी किस नली में खुलेगी? आगे जाकर, ये आगे जाकर इपिडिडेमिस में खुलती है। किसमें? इपिडिडेमिस में। उसको हिंदी में बोल देते हैं अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण। और ये अधिवृषण किससे जुड़ा होता है? तो भास डिफरेंस से जुड़ा होता है, यानी कि शुक्र वाहक से जुड़ा होता है। तो अभी बताए थे यहाँ पर कि वृषण ऊपर किसके सहारे जुड़ा होता है? शुक्रवाहक के सहारे। तो ये वृषण है, ये ऊपर किसके सहारे जुड़ा होगा? शुक्रवाहक के सहारे। तो देखो शुक्रवाहक हो गया। अब एक बात और, यहाँ पर सीक्वेंस पूछता है। क्या? सीक्वेंस। यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होगा, कहाँ निर्माण होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो स्पर्म का निर्माण यहाँ हुआ है, तो स्पर्म जब बाहर निकलेगा,
विदेशेचन के लिए, तो कौन कौन रास्ता से गुजरना पड़ेगा इसको, तो यहाँ बोल देना है शुक्र जनन नलिका होगा। उसके बाद क्या है, रेटे टेस्टिस में जाएगा, रेटे टेस्टिस से किस में जाएगा, शुक्र वाहिकाएँ में जाएगा, शुक्र वाहिका से कहाँ जाएगा, अधिवृषण में जाएगा, अधिवृषण से भास डिफरेंस में जाएगा, ठीक है, और भास डिफरेंस से फिर बाहर पेनिस द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था वृषण और वृषण कोश के बारे में। अब सीसन को देखते हैं, यानी कि पेनिस को। पुरुष जनन तंत्र में वृषण कोश देख लिए, वृषण देख लिए, उसके अंदर की संरचनाओं को देख लिए। अब देखेंगे क्या, सीसन को, यानी कि पेनिस को, जो बाह्य जनन केंद्रीय है, ठीक है, जनन इंद्रिय है। तो ये क्या है, पेनिस है, और ये क्या है, ये वृषण कोश है। तो ये जो बोले थे अगर दो टांगों के बीच मौजूद होता है, यानी कि जो जांघ के पास होता है, तो कैसे अंदर में स्थित होता है, उसकी आरेखीय संरचना कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसका फोटो हमने यहाँ दर्शाने का कोशिश की है, ठीक है। तो देखो कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये तो साइड से नज़र आ रहा होगा सीसन, यानी कि पेनिस, और ये पेनिस के ऊपर का अग्रछद है, और इसको कहते हैं सीसन मुंड, जिसको कि डिटेल से उधर देखेंगे, ठीक। फिर ये वृषण कोश, थैलीनुमा आकृति को वृषण कोश कहते हैं। इसमें 3 सतह था, तीनों का नाम उसमें बता दिए, और इसके अंदर क्या था, एक जोड़ा वृषण, यानी कि टेस्टिस, ठीक है। और ये देखो टेस्टिस से जो नली निकला है, जो टेस्टिस से नली निकला है, बोले थे भास डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भास डिफरेंस। वृषण से निकला हुआ जो था, जो वृषण से ये निकल रहा था, इसको क्या बोल रहे थे, भास डिफरेंस। और यहाँ पर ये जो है, ये मूत्राशय है, इसमें बहुत सारा मूत्र यानी कि पेशाब जमा रहेगा, इसी में पेशाब जमा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, शुक्राशय, यहाँ पर होता है, देखो शुक्राशय, ये वाला पोर्शन जो है, इसमें शुक्राणु जमा रहेगा, शुक्राणु का आशय, शुक्राणु यहीं पर आता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं शुक्राशय, ठीक। आगे देखो, इसमें मूत्र, इसमें क्या बोले थे, मूत्राशय यानी कि मूत्र का आशय, इसमें मूत्र जमा होता है। तो इससे जो नली निकली हुई है इधर से, ये क्या हो गई, मूत्र वाहिनी हो गई, मूत्र वाहिनी हो गई, खत्म। और ये जो पीछे साइड का हिस्सा है, इसके पीछे साइड का हिस्सा, ये मलाशय होता है, ठीक है। और ये इसमें कुछ ग्लैंड होती है, जिसकी बात उधर भी करेंगे। ये जानता है क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर बल्बुरेथ्रल ग्लैंड होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कंदमूत्र ग्रंथि। ये सब आगे देखेंगे, इसको डिटेल से आगे देखेंगे, तो फिर देख लो इधर आगे। ये रहा पुरुष जनन तंत्र के पेनिस का फोटो, और वृषण कोश के अंदर जो 2 टेस्टिस होते हैं उसका आरेखीय चित्र। उसमें बात करते हैं, ये सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ये होता है मूत्राशय। क्या होता है, मूत्राशय, यहाँ पर लिख दिया मूत्राशय। और इससे जो वाहिनी निकला हुआ, इससे जो नली निकला होगा, मूत्र नली, यानी कि मूत्र वाहिनी बोल देंगे, ठीक। और ये देखो शुक्राशय है, जो कि यहाँ पर भी दिखा रहे थे, एक ये साइड, एक दूसरी साइड दिखाई देगा, ये दोनों साइड दिखाई दे रहा है। शुक्रवाशय हो गया, शुक्राशय हो गया, इसमें क्या मौजूद होगा, शुक्राणु मौजूद होगा। फिर उसके नीचे ये जो है, एक 2 ग्रंथि पाया जाता है, क्या ग्रंथि पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उसके नीचे पाया जाएगा कंदमूत्र ग्रंथि, यानी कि बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इससे क्या क्या निकलेगा, कौन कौन चीज से चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं, सब बताएंगे, ठीक। और ये हुआ पेनिस, क्या हुआ, पेनिस। ये पूरी जो लंबी वाली आकृति है, इसको बोलेंगे पेनिस, ठीक है। और ये पेनिस के ऊपर एक स्किन होता है, क्या, एक हल्के परत का मूवेबल स्किन होता है, मतलब कि मूवेबल मतलब इसको मूव करता है ये, ठीक है, ये स्किन मूव करता है, मूवेबल स्किन होता है, उसको बोलते हैं फोर स्किन, यानी कि हिंदी में अग्रछद, ठीक, अग्रछद। और ये हमारा क्या हो गया, वृषण हो गया। और इसके अंदर, पेनिस के अंदर जो है, उसी को बोलते हैं मूत्र मार्ग, इसी द्वारा तो मूत्र बाहर निकलेगा। और एक बात और बता दें कि मूत्र के लिए अलग मार्ग और स्पर्म के लिए अलग मार्ग नहीं मौजूद होता है, एक ही मार्ग है,
ठीक है, एक ही मार्ग है, इससे स्पर्म भी निकलता है और मूत्र भी निकलता है, एक ही नली है, एक ही मार्ग है, ठीक है। तो मूत्र मार्ग यही है, ठीक है, इसके द्वारा स्पर्म भी बाहर निकलता है इसी नली से, ठीक है। तो ये हो गया, पूरा देख लिए। फिर क्या देखेंगे कि जो क्या था, शुक्रजनक नलिका था, उसमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, और शुक्राणु फिर जमा होता है कहाँ, शुक्राशय के पास। तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो देख लेंगे, ठीक। क्या बताए थे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण कोश में जो वृषण होता है उसके अंदर होता है। फिर वृषण को भी डिटेल से देखे तब हमें पता चला कि वृषण के भी किस नली में शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जनक कोशिका में या शुक्राणु जनक नलिका में, ठीक है। अब उसको भी काट के देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है जो शुक्राणु का निर्माण करती है। तो अब हम क्या किए हैं यहाँ पर, वो जो शुक्रजनक नलिका था, कोई मान लो शुक्रजनक नलिका है, ठीक है, तो इसको टीएस काटेंगे। ये बताए थे टीएस, किसी चीज़ को ऐसे काटा जाता है तो टीएस, और ऐसे लॉन्गिट्यूडनल काटा जाता है तो एलएस कहते हैं उसको, और टीएस को ट्रांसफर सेक्शन, टीएस इसको ऐसे काटा गया। तो ये गोल है, इसको ऐसे काटा गया, तो काटने के बाद भी क्या इस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो वो जो शुक्रजनक नलिका था उसका क्या किए हैं हम, टीएस ले लिए, क्या टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको हिंदी में बोल देंगे शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट। तो उसका जब काट लिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिला। उसको भी इसमें क्या, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं नर जर्म कोशिका, क्या नर का जर्म कोशिका इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लीडिंग सेल, क्या लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल भी पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो पाया जाता है इसको बोल देते हैं सर्टोली सेल, क्या सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल कुछ भी बोलो, ठीक। ये जो नर जर्म कोशिका है, नर जर्म कोशिका, अब यही निर्माण करता है शुक्राणु का, क्या देखो, यह अर्धसूत्री विभाजन करेगा और शुक्राणु का निर्माण कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये लीडिंग सेल का क्या काम है यहाँ पर, ये एक हार्मोन का श्रवण करता है जिसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है, एंड्रोजन नामक हार्मोन का ये श्रवण करता है, कौन, लीडिंग सेल। फिर ये सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल क्या करता है, यह जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करता है, किसको, जर्म कोशिका को। ये जो जर्म कोशिका है इसको पोषण प्रदान करता है, यानी कि इसके पास पोषण जमा होता है, ठीक है। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन करता है यानी कि अर्धसूत्रण करता है तभी ये शुक्राणु का निर्माण हो पाता है। तो कितना डिटेल से पता चला कि शुक्राणु का निर्माण कितना अंदर हो रहा है। पहले तो बताए थे कि टेस्टिस में होता है, फिर बताए थे कि शुक्रजनक नलिका में होता है, फिर उसको भी काट के देखें तब पता चला कि अरे ये तो नर्म जर्म कोशिका से हो रहा है। ये जब अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है तब शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। अब उसके बाद जब शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा तो वो सर्टोली सेल में अपना मुंडी घुसाकर इस तरह से रहेगा और इसे खाना पीना लेते रहेगा, ठीक है। तो शुक्राणु का निर्माण भी करेंगे और शुक्राणु का फोटो भी देखेंगे, ठीक है। वहाँ जहाँ युग्मक की बात आएगा वहाँ करेंगे। तो ये था पुरुष जनन तंत्र का फर्स्ट टॉपिक और ये तुम्हारे तीसरे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो ये पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसी तरह से सारा कवर किया जाएगा तो फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो एंड हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पर बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।